तो हमारा न्यू चैप्टर है आज का कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, वो कॉस्ट होती है। गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी हम स्पेंड करते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। और ये दो तरह की होती है। अगर हम कहें टोटल कॉस्ट क्या होती है प्रोडक्शन की, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टोटल कॉस्ट को। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसको हम एक्चुअली पे करते हैं, विच इज पेड आउटसाइड। जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पे कर रहे हैं, लेबर के लिए पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, एटसेट्रा। जो हमें आउटसाइड द बिजनेस पे करना पड़ता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो एम्प्लॉयर के खुद के फैक्टर्स की कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लो जो एम्प्लॉयर है वो अपने ही प्रीमाइसेस में, अपने ही घर में ही प्रोडक्शन कर रहा है, उसको बाहर कहीं जाकर रेंट नहीं देना पड़ता। लेकिन क्या हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे? करेंगे। बेशक उसको रेंट कहीं देना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे कि गुड्स प्रोड्यूस करने की हमारी टोटल कॉस्ट क्या आई है, तो उसमें रेंट को भी इंक्लूड करेंगे। हालांकि रेंट कहीं देना नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर वो अपने प्रीमाइसेस की बजाय कहीं बाहर प्रोडक्शन कर रहा होता तो उसको रेंट तो देना ही पड़ता ना। इसलिए रेंट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही सपोज एम्प्लॉयर ने अपने यहां पर, जो प्रोड्यूसर है, एम्प्लॉयर मतलब यहां प्रोड्यूसर है, एम्प्लॉयर की जगह प्रोड्यूसर लिख देता हूं। जो प्रोड्यूसर है, मान लो उसने अपना ही पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, बाहर से कहीं लोन नहीं लिया हुआ, तो उसने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया है, इसलिए उसे बाहर कहीं इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर वो बाहर से कहीं लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर या कहीं और से लोन लेकर अपने बिजनेस में लगाता और फिर बिजनेस करता, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन अगर अगर प्रोड्यूसर ने अपना खुद का पैसा ही बिजनेस में लगाया है तो उसे कहीं पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। तो क्या हम इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे? करेंगे। जो इस तरह के एम्प्लॉयर प्रोड्यूसर्स के सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर के खुद के फैक्टर्स होते हैं, उस पर जो कॉस्ट आती है उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। उसको कहीं बाहर जाकर पे नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम इंक्लूड करते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? प्रोड्यूसर ओन फैक्टर्स की कॉस्ट है, प्रोड्यूसर के अपने फैक्टर्स की कॉस्ट, जो प्रोड्यूसर खुद ओन करता है, उसे बाहर कहीं पर उसके बदले में पे नहीं करना पड़ता। सपोज कोई प्रोड्यूसर है, कोई शॉपकीपर है, जैसे वो अपनी शॉप खुद संभालता है, तो एक लेबर की तरह भी काम करता है वो अपनी शॉप में। अपनी शॉप में उसने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, कोई लेबर नहीं रखी हुई, खुद ही अपनी शॉप पर सारा काम देखता है वो। तो वो जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही लेबर की तरह काम भी कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो लेबर इंक्लूड करेगा, अपनी खुद की वेजेस, खुद की सैलरी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेगा। तो एक प्रोड्यूसर अपने जितने भी फैक्टर्स एम्प्लॉय करता है अपने बिजनेस में, उसकी कॉस्ट भी वो इंक्लूड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और इसी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जिस कॉस्ट के लिए उसको बाहर कहीं पे करना पड़ता है उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जिसके एग्जांपल कुछ मैंने यहां पर दिए। बाहर से रॉ मटेरियल खरीद के लाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अगर कोई लेबर रखी हुई है तो लेबर को पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है अगर उसने लोन लिया हुआ है तो, और अगर इसी तरह से और भी कॉस्ट कई सारी हो सकती हैं जिसके लिए वो पेमेंट करता है। जैसे अगर उसने
अपनी शॉप रेंट पर ली हुई है तो रेंट भी वो पे कर रहा है, तब वो रेंट क्या हो जाएगा, तब रेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। अगर वो अपने प्रीमाइसेस पर ही प्रोडक्शन करता है तब जो रेंट होगा वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। कॉस्ट चाहे इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट, दोनों को टोटल करके ही टोटल कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं कि हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस इस सर। तरीके से हमने टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का एक और तरीका है। कैसे? टोटल कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हम दो कैटेगरी में अगर डिवाइड करना चाहें तो एक तो तरीका ये हुआ कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं। दूसरा तरीका ये हुआ कि 6th क्लास के स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं और 6th क्लास के ऊपर के स्टूडेंट्स कितने हैं। तो बात तो हम टोटल स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ बॉयज और गर्ल्स बता दो टोटल कितने कितने हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को। दूसरा तरीका क्या हुआ, क्लासेस के हिसाब से डिवाइड कर देना कि 6th क्लास तक के स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 6th क्लास के ऊपर की क्लासेस में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। एक ये दूसरा तरीका हो गया डिवाइड करने का। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने का एक तरीका तो ये हुआ कि इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और दूसरा तरीका ये हुआ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या होता है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट? पिछले चैप्टर में हमने बात कर ली थी कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे कुछ फैक्टर्स हमें फिक्स रखने पड़ते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन ऐसा एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन लॉन्ग रन कैसा टाइम पीरियड होता है? लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए हम सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इतना ज्यादा टाइम हमारे पास होता है लॉन्ग पीरियड में। लेकिन लॉन्ग पीरियड के कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में शॉर्ट पीरियड के कॉन्सेप्ट है। तो शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। मतलब प्रोडक्शन चेंज करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें फिक्स रखना पड़ता है। और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं। अब जो फैक्टर फिक्स होते हैं उनकी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, और जो फैक्टर वेरिएबल होते हैं उनकी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस है उसको फिक्स फैक्टर मान ले। फैक्ट्री प्रेमाइसेस मतलब कह सकते हैं लैंड। लैंड अगर फिक्स फैक्टर है तो उसका जो रेंट है, रेंट चाहे हम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकता है एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, लेकिन रेंट फिक्स है। क्योंकि जो लैंड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। लेकिन सपोज जो लेबर है, कैजुअल लेबर, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वेजेस यहां पर हो गया वेरिएबल फैक्टर, वेजेस हो गया यहां पर वेरिएबल कॉस्ट। लेबर हुआ वेरिएबल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट वेजेस वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। मैंने लेबर को क्या लिया, लेबर है वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हम लेबर को चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए। और लेबर को जो हम पे करते हैं, क्या पे करते हैं, वेजेस। तो वेजेस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट होती है उसी को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन सपोज लैंड जो है वो हमारा फिक्स फैक्टर है, लैंड फिक्स्ड फैक्टर है। मतलब प्रोडक्शन चेंज करने के लिए हम लैंड को चेंज नहीं कर सकते, इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। और लैंड को हम रिटर्न में क्या पे करते हैं, लैंड को रिटर्न में पे करते हैं रेंट। तो रेंट क्या हुआ, रेंट हो गया वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट। रेंट हो गया
फिक्स कॉस्ट। तो लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, उसकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। लैंड एक फिक्स फैक्टर है, उसकी कॉस्ट रेंट जो है वो एक फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट क्या हुई? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट हो गया। बताओ, बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आप अपनी बुक में आओ, बुक में पेज नंबर 6.2 तो एक्सप्लिसिट मेरे को कॉस्ट समझ और में आया इंप्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हो? तो टोटल कॉस्ट समझ में आया, एक बार बताना टोटल कॉस्ट। दोबारा बोलो संभव। तो ये जो टोटल कॉस्ट आपने लिखवाया है वो समझाना एक बार और, मुझे समझ में आया ये हो गया। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट होती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो लैंड होती है वो एक फिक्स कॉस्ट होती है, जबकि लेबर एक वेरिएबल, लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर होता है और लेबर एक वेरिएबल फैक्टर होता है। क्योंकि प्रोडक्शन चेंज करने के लिए शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन चेंज करने के लिए हम लैंड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्शन चेंज करने के लिए हम लेबर को चेंज कर सकते हैं। तो लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, इसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन लैंड एक फिक्स फैक्टर है। लेबर को रिटर्न में हम क्या पे करते हैं? वेजेस। तो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट क्या हो गई? वेजेस। ये वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट हो गई वेजेस, और वेजेस को हम बोलेंगे फिर वेरिएबल कॉस्ट। यहां लैंड एक फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर की कॉस्ट क्या है यहां पर? रेंट, और रेंट को बोलेंगे हम फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके आता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओके सर, ओके। पेज नंबर 6.2 एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पर डिफरेंस। पहला बेसिस है, मीनिंग इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो आउटसाइड हम पे करते हैं फैक्टर सर्विसेज को हायर करने के लिए। लेबर हायर किया तो उनको पे करना पड़ेगा वेजेस, और अगर हमने लैंड हायर किया है तो वहां पे करना पड़ेगा रेंट। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो हमें आउटसाइड पे करनी पड़ती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। जो प्रोड्यूसर है उसके खुद के फैक्टर्स की कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको कि बाहर जाकर कहीं पे नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी हम उसे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। मनी पेमेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में इट इन्वॉल्व्स इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब हम उसकी मार्केट वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। हाँ भी, अगर ऐसी जगह मान लो जो प्रोड्यूसर है वो अपने ही प्रीमाइसेस पर प्रोडक्शन करता है, रेंट तो नहीं देना पड़ता उसको, लेकिन फिर भी उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकालेंगे। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब कुछ अंदाजा लगाएंगे, मार्केट वैल्यू पता करेंगे कि इस जगह का रेंट कितना होना चाहिए, तो वो रेंट हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर इट इन्वॉल्व्स इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द फर्म। देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व्ड। हालांकि पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू निकाल कर देख लेंगे कितनी है। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो ऑनर खुद अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट वो खुद को कैश नहीं पे करता, लेकिन फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट मानते हैं। रेंट ऑफ ओन लैंड, उसके खुद की लैंड जो है, अपने खुद के प्रीमाइसेस में अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो रेंट नहीं देना पड़ रहा कहीं बाहर, लेकिन रेंट को हम प्रोडक्शन में इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर इंप्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस हो गया, दोनों का टोटल करें तो टोटल कॉस्ट आता है। इसी पेज पर नीचे दिया हुआ है शॉर्ट रन कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसी के नीचे लिखा है द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट पेज, टोटल फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये क्या होती है? फिक्स कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट which do not vary directly with the level of output.
फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री रेंट जो है वो चेंज नहीं होगा चाहे आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, फैक्ट्री रेंट कभी चेंज नहीं होता। सपोज फैक्ट्री का रेंट है 20,000 पर मंथ, फैक्ट्री का रेंट 20,000 पर मंथ है। अब अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000 यूनिट्स या फिर 12,000 यूनिट्स या फिर 20,000 यूनिट्स, रेंट कितना रहेगा? रेंट चाहे आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो 20,000 पर मंथ ही देना है। जो फैक्ट्री का मालिक है, जो ऑनर ऑफ द फैक्ट्री है, जो आपसे रेंट लेता है, जिसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं, लैंडलॉर्ड आकर आपके पास ये नहीं बोलेगा अच्छा पहले तो 10,000 यूनिट बना रहे थे अब 20,000 बनाने लग गए, चलो रेंट ज्यादा दे दो। ऐसे थोड़े ना होगा। आप चाहे कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, रेंट तो उतना ही जाएगा। आप यूनिट्स मत प्रोड्यूस करो, जीरो प्रोडक्शन करो, फैक्ट्री बंद करके बैठो, रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। आप यूनिट्स कम बनाओ, ज्यादा बनाओ, मत बनाओ, रेंट तो देना पड़ेगा, रेंट फिक्स रहेगा। इसलिए फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, वो फिक्स ही रहेगी चाहे आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है नेक्स्ट पेज पर, उसकी डेफिनेशन देखो। वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट से डायरेक्टली वेरी करती है। जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे कम कॉस्ट आएगी। मैं यहां पे वेरिएबल कॉस्ट ले लेता हूं रॉ मटेरियल। सपोज एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 3 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है। अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 10,000 इंटू 3 रुपीज 30,000। अगर हम 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल कितना लग जाएगा? 12,000 इंटू 3 मतलब रुपीज 36,000। अगर हम 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 20,000 इंटू 3 रुपीज 60,000। तो जितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज्यादा आती है। डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। डायरेक्टली मतलब इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगी, अगर यूनिट्स डिक्रीज होंगी तो रॉ मटेरियल भी डिक्रीज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमें उतनी लेबर की जरूरत होगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम लेबर की जरूरत होगी। तो कैजुअल लेबर जो होती है वो एक वेरिएबल फैक्टर होती है और उनको जो हम वेजेस पे करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? मैंने एग्जांपल लिया रेंट का, आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो ये तो 20,000 पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन रॉ मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 30,000 का रॉ मटेरियल लग जाएगा, 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 36,000 का, 20,000 प्रोड्यूस करोगे तो 60,000 रुपीज का रॉ मटेरियल लगेगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बट फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बात समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आ गई? Yes, sir. गुड। यस सर। अब एक मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें हम थोड़ी और बातें आगे समझेंगे। इसको रब कर दूं क्या? Yes, sir. नहीं सर रुको। जल्दी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जिन्होंने नोट कर लिया हैंड रेस कर दो। सर एक मिनट रुको सर, नोट कर रहा हूँ बस एक। जिन्होंने भी नोट कर लिया हैंड रेस कर देना, सबके हैंड रेस हो जाएंगे तो मैं रब कर दूंगा।
सपोज फिक्स कॉस्ट 60 रुपीज की है, तो आप चाहे एक भी यूनिट प्रोड्यूस मत करो या कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, 60 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में हम इसको वीसी करके लिख देते हैं। अगर हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। हम यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। वन यूनिट प्रोड्यूस की है, वेरिएबल कॉस्ट सपोज 12 रुपीज की है। 2 यूनिट प्रोड्यूस की है तो वेरिएबल कॉस्ट सपोज 20 हो गई। और 20 नहीं, 26 ले लेते हैं। तीन यूनिट प्रोड्यूस की है तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई सपोज 45। चार यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, डिवीजन में दिक्कत तो नहीं आएगी? एक मिनट, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कराना है, इंक्रीजिंग से करा दिया। ये 32 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 10, 39, इसके बाद 48, 60, इसको ले लेते हैं 75। ठीक है, तो आप देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, चाहे हम कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें। अब लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट, शॉर्ट में हम इसको टीसी लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 60 प्लस 0 60, 60 प्लस 12 72, फिर ये आ गया 92, 60 प्लस 39 99, 60 प्लस 48 108, 60 प्लस 60 120 एंड 60 प्लस 75 135। ये आ गया टोटल कॉस्ट। तो तीन कॉलम हमने बना लिए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब आगे मैं आपको कुछ और कॉस्ट बता रहा हूं। एक होता है एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट में हम इसको एसी लिख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दे तो एवरेज कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट हम निकाल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज पर यूनिट कॉस्ट क्या है, हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो एवरेज 0 लेवल पर तो डैश ही होगी, एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 60/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड आता है, डैश लगा दिया। एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं यूनिट से, तो एवरेज कॉस्ट आता है। तो 60/0 नॉट डिफाइंड, हमने डैश लगा दिया। इसके बाद एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है 72, तो 72/1 72। दो यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है 92, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 92 डिवाइडेड बाय 2। अगर दो यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आ रही है 92, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 92 डिवाइडेड बाय 2 46। तो हम कह सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट है 46। अगर तीन यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आ रही है 99, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 99 डिवाइडेड बाय 3
30. 33। अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है 108, तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 27। 5 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आ रही है 120, तो हम 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 24। 6 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट है 135, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, मतलब एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, 135 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 22.5। एवरेज कॉस्ट आ गया 22.5। एवरेज कॉस्ट समझ में आ गया? Yes, sir. एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एवरेज कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट में हम इसको एमसी करके लिख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है। एडिशन इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ एन प्रोडक्ट। Addition in total cost by producing one more unit of a product is called marginal cost. जीरो लेवल पे तो डैश लगाएंगे, एडिशन तो पहली यूनिट से शुरू होता है। तो कितना इंक्रीज हुआ देखो, इसमें 12 रुपीस का इंक्रीज हुआ है, 12. 60 से 72 हो गया। जब प्रोडक्शन 0 से 1 पर गया तो टोटल कॉस्ट 60 से बढ़कर 72 हो गई है, तो 12 रुपीस मार्जिनल कॉस्ट आई। जब हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस की, सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, 20 का, तो यहां पर आ गया 20। एक और यूनिट प्रोड्यूस की तो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया है, 7 का, तो यहां लिखेंगे 7। अब कितना चेंज आया फिर इसके बाद, 9। फिर चेंज आया है 12 एंड देन 13, नहीं 15। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशन इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ एन आउटपुट। किसी भी प्रोडक्ट की एक और यूनिट प्रोड्यूस करें तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा, जो इंक्रीज आएगा, बस उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहां इस टेबल में मैंने आपको कितनी तरह की कॉस्ट बता दी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है चाहे हम कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में ऑब्जर्व करने की बात यह है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट कुछ पॉजिटिव होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। जैसे जैसे हम यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे हम यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहता है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाला था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ गया। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को अगर हम यूनिट से डिवाइड कर दें, टोटल यहां मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स होगा। टोटल कॉस्ट को अगर हम यूनिट से डिवाइड कर दें तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। एवरेज कॉस्ट एक्चुअली इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उसे पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ एन आउटपुट। किसी भी प्रोडक्ट की एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है वो इंक्रीज ही मार्जिनल कॉस्ट होता है। ये टेबल क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सब? Yes, sir. Yes, sir.